सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपका प्रोग्राम बिहाइंड द कर्टन लेकर हाजिर हूं और शुरुआत करते हैं सीरिया की बड़ी खबरों से। उसके बाद दुनिया की और भी बड़ी जो मूवमेंट है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको खबर सुनाता हूं और उसके बाद विवेचना या विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन क्या चाहता है और ये आखिर इस मौके पर इस हमले को क्यों अंजाम दिया गया सीरिया के अंदर और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तुर्की के लिए क्या होगा, ईरान के लिए क्या हो सकता है, रूस के लिए इसके क्या मायने हैं और इसराइल के लिए इसके क्या मायने हैं। तो अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। इसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। तो बड़ी खबर यह है कि रशिया ने बमबारी की है, भारी बमबारी की है ईरान के साथ मिलकर। और ये जो बमबारी हुई है इस वक्त सीरिया के अंदर, इसमें तकरीबन 320 के करीब अलग अलग जराए से, अगर कोई 400 दो 300 सब का में निचोड़, जो खास तौर से मौतबर जराए हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो फिर 320 जो लड़ाके थे उनको एलिमिनेट कर दिया है रशियन फोर्सेस और ईरान की फोर्सेस और सीरिया की फोर्सेस ने मिलकर। ज्यादातर एयर स्ट्राइक की गई है और बहुत से इलाकों पर मजबूती से कब्जा बना लिया है विद्रोहियों ने। और विद्रोही जो है आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनका दावा है कि कुछ इलाकों में वो आगे बढ़ रहे हैं। और रशिया की तरफ से और सीरिया की तरफ से दावा सरकारी तौर पर यह है कि उन्होंने कुछ इलाकों से पीछे धकेल दिया है। यहाँ रूस की तरफ से जो बात कही गई है वो ये है कि उन्होंने 5 जो बड़ी इन्होंने चौकियां अपनी बना ली थी, स्टैब्लिशमेंट बना लिए थे, उनको एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया गया है। 7 ऐसे गोदामों को उड़ा दिया गया है जिनमें भारी हथियार मौजूद थे या लाकर रख दिए गए थे। दोस्तों ये एयर स्ट्राइक और बड़ी इससे भी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि मसूद जो राष्ट्रपति है ईरान के, उनके साथ थोड़ी देर पहले बात की है व्लादिमीर पुतिन ने। और व्लादिमीर पुतिन ने जो बात की है वो सीरिया के हालात को लेकर बात की है। बात क्या हुई है इसका खुलासा तो नहीं, पर रणनीतिक बात की गई है और आगे के कम्युनिकेशन को बहाल करने के लिए और आसान बनाने के लिए भी बात की गई है। यही बातें की गई है, हालांकि पीछे तो निश्चित रूप से स्ट्रैटेजी को लेकर बात की गई होगी। क्योंकि दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि आज अगर हम खबर देख रहे हैं तो 2-3 बड़ी खबरें इसमें और भी शामिल है। हुतीस ने कल इसराइल पर हमला किया था और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक डिस्ट्रॉयर जो है अमेरिका का, उस पर हुतीस ने हमला कर दिया है और लगभग 12 मिसाइलें जो है वो मारी है। ये जो कल का हमला था, कुछ जराए 2 मिसाइल की बात कर रहे थे, कुछ 4 की बात कर रहे थे। कुल मिलाकर ये जो मौतबर जराए हैं उनके मुताबिक जो हमले किए गए थे उन्हें वाकई यरूशलेम के तेल अवीव के आसपास रोका गया था, मगर उसमें 4 लोग जख्मी भी हुए थे, ये भी वाज़ेह है। ये एक डेवलपमेंट चल रही है, इसको लेकर के दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। बहुत सारे इलाके को जब इन रेबल्स ने, यानी जब विद्रोहियों ने जिस तरीके से इन्वेड किया और एकदम छा गए और पूरे प्रांत पर इन्होंने जो है वो कब्जा जमा लिया, इससे पहले सीरिया के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उनको हैक किया गया, जाम कर दिया गया, बड़े जैमर्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें जो रशियन एक्सपर्ट हैं या फिर ईरानियन हैं उनकी तरफ से वाजे किया जा रहा है कि ये एक भारी अमेरिकी तकनीक से इनको जाम किया गया, फेल किया गया और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के बाद इनकी एंट्री करवा दी गई, जिससे सूचना मिलने में या फिर सही तरीके से कम्युनिकेट करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद रशिया एक्टिव हो गया और रशिया के एक्टिव होने के बाद फिर से, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं यूक्रेन पर आऊंगा, यूक्रेन की सूरत हाल बताने के लिए भी, तो सबसे पहले तो हम यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त वहां क्या चल रहा है सीरिया के अंदर। तो सीरिया के अंदर बशार अल असद कई मोर्चों पर जो है वो अपने फौजियों से बात कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं और एक टुकड़ी हिजबुल्लाह की भी सीरिया पहुंच चुकी है। ईरान ने अपने लड़ाके जो उसके बेसिकली मिलिशिया इराक के अंदर थी उसको मूव कर दिया है पूरी तरह से, वो पहुंच गए हैं सीरिया के अंदर।
क्योंकि सीरिया के अपनी फोर्सेस जो है वो काफी कमजोर पड़ रही थी रेबल्स के सामने। रेबल्स की तैयारियां भारी तरीके से करवाई गई थी और उनकी ट्रेनिंग भी की गई थी। तो वो ट्रेनिंग और तैयारियां सीरिया की अपनी फोर्सेस को दिमाग में रख के शायद की गई होगी। इसी वजह से पहले झटके में सीरिया की फोर्सेस पर रेबल जो है वो भारी पड़े। कुर्दों के साथ भी एक समझौता इन्होंने कर लिया है रेबल्स का, और वो एक अलग दिशा में जो है वो निकल कर अपने जो चाहते थे उस तरफ बढ़ रहे हैं। शायद वो भी बुरी तरह सपोर्ट करेंगे रेबल्स को। तो ये जो कुर्दों की स्थिति है और ये पूरा का पूरा इलाका एक बार फिर से उसी तरह जिस तरह 10 किलोमीटर के टुकड़े में सिर्फ हुकूमत रह गई थी बशर अल असद की, उसी तरह की स्थिति बनाने का प्रोग्राम किया गया है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बयान है वो क्या आया है तुर्की की तरफ से, उसी बयान के आधार पर अगला विश्लेषण किया जाएगा या समझा जाएगा या समझाने की कोशिश की जाएगी। तो इसे थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपको यूक्रेन की स्थिति बताने की कोशिश करता हूं। यूक्रेन की स्थिति ताजा ये है, जो असल जमीनी हकीकत है वो ये है कि रशिया ने वहां कुछ छोड़ा नहीं है किसी लायक भी। और जितने लोग हमले करते हैं या हमले करने की परमिशन दी जाती है वो रशिया की अपनी मर्जी है। मैं आपको जमीनी आधार बता रहा हूं। रिपोर्ट या प्रेस क्या कह रही है इसे छोड़ दीजिए। मीडिया रशिया का क्या कह रहा है, मीडिया पश्चिमी जगत का क्या कह रहा है, यकीन मानिए इसको ताक पर रख दीजिए। मैं जो आपको कह रहा हूं शायद वो ज्यादा ऑथेंटिक है। और ऑथेंटिक ये है कि यूक्रेन के अंदर जो टुकड़ियां आती हैं और उनको हमला करने का मौका दिया जाता है वो खुद रूस अपनी मर्जी से करता है। ये स्ट्रेटेजी क्या है, क्यों है, इस पे शायद लेट नाइट प्रोग्राम में बात करेंगे मिला जुला कर कि वो आखिर ये रणनीति का मतलब क्या है। आप जो जर्मन चांसलर है वो पहुंच चुके हैं यूक्रेन। वो एक बड़ी रकम दे रहे हैं जेलेंस्की को, और जेलेंस्की इसका क्या करने वाला है, आखिर क्या पीड़ा इन लोगों को बनी हुई है कि ये देख रहे हैं कि जेलेंस्की या यूक्रेन के पास तो फोर्स ही नहीं बची है। वो जो पकड़ के लाते हैं या जो इधर उधर से भाड़े के लेके आते हैं वो उनके लिए उनको ऑलरेडी आने दिया जाता है। अगर रशिया चाहे कि नहीं आने दिया जाए तो यकीन मानिए नहीं आने दिया जाएगा। इस रणनीति पर गहन विश्लेषण की जरूरत है, समझाने की वो कोशिश करेंगे, उस एंगल से बात करने की भी। फिलहाल हम अलग एंगल पे बात कर रहे हैं कि यूक्रेन का युद्ध असल में जीता जा चुका है, मगर जो फंडिंग की जा रही है और जो एक खतरा बना हुआ है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस की तरफ से कि किसी भी तरीके से एक डायरेक्ट जो एस्केलेशन है वो रूस के साथ कहीं ना कहीं से करवा दी जाए, ताकि एक देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम किसी एक चूक के बिल्कुल करीब हैं जहां से एक बड़ा वार दुनिया की तबाही कर सकता है। और वो घड़ी किसी पल किसी भी वक्त आ सकती है, मगर वो आ ही जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो आज, कल या ट्रंप के आने के बाद या उसके बाद कब आएगी पता नहीं। युद्ध विराम एकदम होने जा रहे हैं ऐसी कोई संभावना नहीं है कहीं पर भी, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या फिर जो है यूक्रेन हो, या फिर इस वक्त नया स्टार्ट हुआ मोर्चा सीरिया हो। ये सारे के सारे मोर्चे खुले रहेंगे और अभी इन पर आप काफी लंबी बातचीत करने की हमें जरूरत पड़ेगी। गाजा पर हम आ जाते हैं, क्योंकि इसके बगैर ये तमाम वार को समझना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। जब तक हम गाजा पर बात नहीं कर लेंगे तब तक कोई मायने नहीं है कि हम इस वार को समझ लेंगे। तो हम घूम फिर के फिर आ जाते हैं गाजा पर। गाजा के लोगों का, फलस्तीन के लोगों का अरब जगत, ईरान और तमाम दुनिया ने इस्तेमाल किया है। और इस्तेमाल करने की मजबूरी क्या है? देखिए, इनको इस्तेमाल करने की मजबूरी बड़ी सीधी सी है कि एक जो मुस्लिम राष्ट्र हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन्हें अगर अपनी जनता को बगावत से रोकना है तो उन्हें फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ दिखना पड़ेगा। यानी अगर वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई बगावत ना हो, उनकी सल्तनतें चलती रहें, तो निश्चित रूप से उन्हें ये जरूरी है, लाजिम है कि आप अपनी जनता के साथ बातचीत करते रहेंगे। और बातचीत के अलावा, माफ करना, अपनी जनता को कुल मिलाकर एक ऐसा सगुफा दिए रखेंगे कि हम
मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे, फ़लस्तीन को बचाए रखेंगे। और इस जगह से सारा मामला इस्लामिक धर्म का भी मौजूद है और उसमें बहुत सारी हदीसों को कोट किया जाता है। इसका मतलब जो भी धर्म के नाम पर दुनिया में सत्ताएं चल रही हैं, क्योंकि इजराइल की सत्ता भी धर्म के नाम पर है और मुस्लिम देशों की सत्ताएं भी धर्म के नाम पर कायम है। धर्म को मतलब अगर आप फिलिस्तीन को छोड़ देते हैं, मस्जिद अक्सा को छोड़ देते हैं, गाजा को छोड़ देते हैं, तो आप इस्लाम को छोड़ देते हैं। तो इन सभी देशों की मजबूरियां ये है कि ये पूरी तरह से ना चाहते हुए भी फ़लस्तीन और गाजा की बात करेंगे, मगर ये सारी सरकारें फ़लस्तीनियों से मोहब्बत करती हों, मस्जिद अक्सा को बचाना चाहती हों। ये फेक नैरेटिव है। ये इस नैरेटिव में कोई दम नहीं, सिवाय इसके कि ये सत्ता में बने रहने के लिए अपनी जनता से बचने के टूल के तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये बात हुई किसकी? उन अरब देशों की जो सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। अब शिया मसलक की बात करते हैं। तो शिया मसलक पर आ जाते हैं कि शियाओं ने भी, अगर मान लिया हम ईरान की बात करते हैं, तो ईरान ने भी जिस तरह की कवायद शुरू कर रखी है, उसका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा देशों में शिया डोमिनेशन वाली सरकारें हों। पूरी तरह से ईरान का समर्थन मसलक के बेस में है, चाहे वो इराक की सत्ता पलटवाने का मामला रहा हो, चाहे वो बशर असद को बचाने का मामला रहा हो, चाहे हिजबुल्लाह को बनाकर और हमास को बचाने की बात की जा रही हो। यहाँ एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप ये समझते हैं हिजबुल्लाह को बनाना और हिजबुल्लाह के नाम पर बनाना, यमन में सत्ता का परिवर्तन करवा देना, यमन में सत्ता को परिवर्तन करवाने का मामला भी आप देखेंगे कि शिया सुन्नी के बीच में है। जो इस वक्त सीरिया में चल रहा है वो भी शिया सुन्नी के बीच में है। अब मामला आता है खाली आपके जो आपका गाजा है कि ये तो लोग जो हैं वो सुन्नी हैं, इसलिए, मगर ईरान जो है वो सुन्नियों को बचाने के लिए इस लड़ाई में कूदा हुआ है। मेरा मानना यह है, और ये सबूत है अभी जो हम बात करने वाले हैं उस बात का, यानी काबे पर जहां हज के अरकान होते हैं, जहां हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी चीजें मौजूद है, वहां पर सऊदी अरब या अरबों का नियंत्रण है। और ऑटोमन एम्पायर के बाद, जिसमें पहले सभी लोग शामिल थे, बाद में सिर्फ अरबों के पास ये जो है नियंत्रण है। उससे पहले ये इलाका खुला होता था हिजाज का, कहीं से कोई सा भी देश आ सकता था, जा सकता था, सबके अपने स्टेट्स थे, वो चलता रहता था, मगर अब सिर्फ अरब के नियंत्रण में ये इलाका है। अपने लोगों को कोई ना कोई एक धार्मिक टास्क देने के लिए जरूरी है कि वो मस्जिद अक्सा की बात की जाए, टॉम ऑफ रॉक की बात की जाए, बैतुल मुकद्दस की बात की जाए। ये बैतुल मुकद्दस यानी एक और काबा, जिसे किबला अव्वल कहते हैं। किबला नमाज पढ़ते हैं मुसलमान जो है वो काबे की तरफ करके, मगर उससे पहले नमाज पढ़ी जाती थी बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके। तो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की वजह से, क्योंकि फिलिस्तीन के लोग जो है वो उससे बचाने की बात करके लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि अपना देश और अपनी जमीन बचाने के लिए, वो उसे बचाने के नाम पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका समर्थन करके एक गोल धार्मिक जो है वो डाल दिया गया है। ईरान ने भी अपना उसको टेक ओवर किया है। इसका सबूत आपको बताना चाहता हूं कि क्या है। इसका सबूत यह है कि आप देखेंगे कि अभी जो अमन हुआ है वो क्या है। निश्चित रूप से ये बात आप हमने तो पहले ही बता दी है, आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह बिना ईरान के किसी पीस डील को हाँ कर देगा, ये संभव ही नहीं हो सकता। वो पीस डील होगी तो ईरान अप्रूव करेगा तो शांति होगी। यानी हिजबुल्लाह ने अचानक कौन सा गोल अचीव कर लिया था कि उन्होंने जो है पीस डील कर ली है, शांति कर ली है। क्या बात हुई है पर्दे के पीछे कि आपने जो है युद्ध विराम की घोषणा कर दी है? क्या आप गाजा के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे? हिजबुल्लाह किसकी लड़ाई लड़ रहा था? क्या अपने डोमिनेशन साबित करके कोई बार्गेनिंग पावर हासिल करने की जो है वो कोशिश कर रहा था हिजबुल्लाह, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है हम तो शांति की पीस कर लेते हैं? क्योंकि आप
समझिए कि उस दिन जाइए कि लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ इसराइल का कोई लड़ाई नहीं थी। वो हमास को बचाने के लिए, गाजा को बचाने के लिए और बैतुल मुकद्दस को बचाने के लिए इस वॉर में आए और शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद अचानक जो है उन्होंने इसमें, जब वो डोमिनेट कर रहे थे, जब उन्होंने तेल अवीव को हिला के रख दिया था, जब ज़ायनिस्ट जो लॉबी है वो पूरी तरह जमीन के अंदर छुप गई थी, और जब हथियार डालने की नौबत आ रही थी इजरायलियों के, अचानक जो है ये पीस डील हो जाती है। और डील पर अचानक गाजा को किनारे पर छोड़ दिया जाता है। गाजा की बात नहीं कि गाजा की समझौते की जरूरत है या गाजा पर हमें समझौता कर लेना चाहिए, ऐसी सामने कोई बात नहीं आती। और हिजबुल्लाह कहता है हमने ये जंग जीत ली है। तो कौन सी जंग जीत ली है ईरान और हिजबुल्लाह ने? ये मेरे ख्याल से आप लोगों को भी, चाहे आप किसी भी मसलब के हो, मैं आपको एक तर्क संगत बात पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, वो आपको होने चाहिए। क्योंकि हम जो एक फेक नैरेटिव मुस्लिम जगत पूरा ही, सभी मसलकों ने जो बना के रखा हुआ है, आखिर ये है क्या? आखिर ये वजह क्या है कि भाई आपने एक युद्ध शुरू किया और आप जीतने के नजदीक पहुंच गए और आपने जो है गाजा को किनारे पर छोड़कर शांति की घोषणा कर दी। तो क्या जीत लिया आपने? बैतुल मुकद्दस जीत लिया? क्या आपने जीत लिया? मतलब मस्जिद अक्सा की आजादी की डील आपके साथ साइन हो गई? और अगर ये नहीं हुआ है तो आपको ये बताना चाहिए दुनिया को या उन मुस्लिम जगत को या समर्थकों को कि जो हिजबुल्लाह ने अचानक पीस डील कर ली है, इसके पीछे कारण क्या था। आपने शुरू तो हमास को और गाजा को बचाने के लिए किया था। शांति में आपने क्या सौदा किया वो आपको बताना चाहिए कि क्या किया। और अगर नहीं किया तो फिर आपको लड़ने की जरूरत क्या थी? आप इस युद्ध में उतरे क्यों थे? आप क्या हासिल करना चाहते थे? जो है क्या आपने गाजा को उसी हाल में छोड़ दिया बदतरीन। पिछले 24 घंटों में 100 लोगों की जो जिंदगी है वो ली जा चुकी है। 100 लोगों को जान से मारा जा चुका है इजराइल के द्वारा। बड़ी 2 बिल्डिंगों को गिराया जा चुका है। बर्बरियता पूरी तरह से जारी है। और इस पर हिजबुल्लाह का या ईरान का कोई बयान नहीं आता। अमेरिका की तरफ से बयान आता है कि वायलेशन बंद करो और तुम्हें गाजा में शांति करने की तैयारी करो और इसे डील करो तुरंत। जो है ये बात किसकी तरफ से आ रही है? अमेरिका की तरफ से। हिजबुल्लाह इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि हमारे साथ पीस डील का वायलेशन कर रहा है इजराइल। ये अलग बात हो गई। और ये पीस डील जो सीरिया केस है ये बाद में आया है। इससे पहले ये डील हो चुकी है। डील होने के बाद सीरिया केस आया है। अब यहां हम इस पूरे कहानी को यहां समेट देते हैं कि सवाल बनते हैं, सवाल पूछने चाहिए, आपको जवाब भी देना चाहिए इन सवालों का कि आपने इजराइल के साथ युद्ध शुरू क्यों किया था, और शुरू क्यों किया था तो बंद क्यों किया, और बंद किया तो डील में आपने जिसके नाम पर जो है शुरू किया था उसे बमबारी में, परेशानी में, बर्बादी और खात्मे की तरफ, जेनोसाइड की तरफ छोड़कर आपने शांति किस बात के लिए कर ली? तो ये आपको मेरे ख्याल से जवाब बनता है। ये ईरान से भी बनता है, हिजबुल्लाह से भी बनता है। हिजबुल्लाह का जो सवाल है वो ईरान से ही बनता है क्योंकि यही लड़ाके अब सीरिया में लड़ने के लिए मूव कर चुके हैं हिजबुल्लाह के। ये मैं नहीं, ईरान की अपनी साइट भी कह रही है और दूसरी साइटों पर भी ये खबर जो है जा चुकी है। गाजा के लोग उसी तरह मर रहे हैं। वो अलग बात है कि नेतन्याहू अपने यहाँ पर और बेन गवीर पूरी तरह से फंस चुका है। उनकी इंक्वायरी चल रही है, उनके सिस्टम ने उनको घेर के रख लिया है और वो इस वक्त अजीब स्थिति में है। जंग बंद करें तो क्या करें, जंग जारी रखें तो क्या करें। उनके अपने भ्रष्टाचार और अपनी जो अंदर में जो कुछ हुआ है इस युद्ध के दौरान, उसकी जवाबदेही बड़ी मुश्किल हो रखी है और वो अपनी मुसीबत में फंसे हुए हैं। मगर फिर भी अब हम आ जाते हैं, गाजा की कहानी खत्म हो चुकी, मतलब समझ चुके हैं हम जितनी थी मेरे ख्याल से। अब हम लौट कर आते हैं दूसरी तरफ, जिसे हम कह रहे हैं सीरिया की वार। तो सीरिया की वार में जिस तरीके से दोस्तों तुर्की ने ये कहा है, जो मैंने बात छोड़ा था बयान वो यहां छोड़ा था कि तुर्की ने क्या कहा है। तो तुर्की ने, अब समझते हैं क्या कहा है। तुर्की ने कहा है कि ये कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि ये जो असंतुष्ट हैं, जिनसे बात करना बंद कर दिया सीरिया ने,
ये वो विद्रोही हैं क्योंकि ये विद्रोह जो है 2011 में शुरू हुआ था, 2016 तक ये विद्रोह चला था। उसके बाद एक रशिया के एफर्ट्स है जिसमें अमेरिका भी शामिल था, सब कुछ मिलाकर इनको क्लीन किया गया। तो ये स्प्रिंग आया, विद्रोह हुआ, सारी कहानी मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूं आपको, किस तरीके से कौन लोग कहां पर रहते हैं। सवाल यह है कि तुर्की, अगर ईरान ये चाहता था कि इस इलाके में सभी लोगों का स्टेक रहे, तो फिर बशर अल असद को इस बात के लिए तैयार क्यों नहीं कर लिया कि जो भागकर तुर्की में चले गए हैं लोग, शरण लिए हुए हैं, उन लोगों को वापस जो है लिया जाए सीरिया के अंदर, जो कुछ डील की जाए, बातचीत की जाए, बातचीत के जरिए कुर्दों को भी शांत किया जाए, और ये सभी लोग अगर सब स्टेक होल्डर बैठें और बैठकर सब स्टेक होल्डर इसको रिजोल्व करें ताकि कम से कम मुस्लिम देश आपस में ना लड़ें। ये बहुत आसान था इस पर बात करना और इसको सेटल कर लेना, क्योंकि अगर सारी सरकारें एक दूसरे से संतुष्ट हो जाती हैं तो ये जितने भी रेबल्स हैं, आतंकवादी हैं, फौजें हैं, फाइटर्स हैं, ये सब किसी न किसी देश से इन्फ्लुएंस और फंडिंग लेकर काम करते हैं। ये उनके कहने से सब शांत हो सकता है, मगर ये ऐसा नहीं किया गया। और ये दावा बशर अल असद का कि हम देख लेंगे, जिन्होंने इनको भेजा है उनको भी मिटा देंगे और इनको भी मिटा देंगे। पिछली बार रूस के साथ ये मिलकर ये काम किया जा चुका है, पर ये सीधी धमकी जो है वो तुर्की को भी आती है और तुर्की के साथ अरबों को भी आती है और अरबों के साथ इजराइल को भी आती है। तो अगर ये हम अलग से बात करेंगे कि भाई तुर्की, अरब देश और इजराइल सब एक ही पेज पर खड़े हैं कि नहीं, मगर बशर अल असद के बयान से भी ये एक ही पेज पर खड़े हुए नजर आते हैं। अगर वो धमकी दी जाती है तो इन सबको ही इकट्ठे दी जाती है, ये क्लियर है। मतलब साफ है कि अभी अमन की बात करना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। भले ही रशिया अपनी फोर्सेस को लगाकर यहां पर क्लीन कर ले, क्योंकि यूक्रेन की जंग जीती जा चुकी है, मगर दूसरा मोर्चा इसका ये खुलता है कि कहीं इस तरह से रूस के प्रेशर को यहां डाइवर्ट करने के बाद जो जर्मनी और फ्रांस, ब्रिटेन एक अलग कवायद कर रहे हैं अमेरिका को भी छोड़ के, कहीं फिर से एक बार कोई बड़ा वेंचर जो है वो अंजाम देना तो नहीं चाहते रूस के पास, ताकि ये इलाका डिस्टेबलाइज रहे, आर्थिक स्थिति न सुधरे, ब्रिक्स जो बन रहा है वो ना बन पाए, आर्थिक गोल ये अचीव न कर पाए और रूस जो है वो कोने लग जाए। तो ऐसी स्थिति में और लंबा खींचने के लिए जो एडवेंचर किया जा सकता है, ऐसे में मेरे ख्याल से सीरिया में ये जो जंग छेड़ना है ये हित में है पश्चिमी जगत के या ब्रिटेन के या ज़ायनिस्ट लॉबी के, जो इस पूरे इलाके को डिस्टेबलाइज करके अपने पपेट्स की तरह जो है यूज करना चाहती है। मेरे ख्याल से इस एपिसोड में बहुत कुछ लंबा हो गया, इसके बाद का लेट नाइट एपिसोड करेंगे तो मैं जरूर ये कोशिश करूंगा दोस्तों समझने की या डिस्कशन करने की आपके साथ में कि इससे आगे अब क्या हो सकता है। ये यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। इससे आगे जो है कोशिश करेंगे यहीं से कंटिन्यू करें कि अब आगे और क्या हो सकता है, इजराइल क्या करेगा, ईरान क्या करेगा, तुर्की कब इसमें एंटर हो सकता है, अगर तुर्की एंटर हुआ तो फिर नतीजे क्या हो सकते हैं, फिर सीरिया या बशर अल असद इस बार भी क्या ये जंग जीत ही लेगा या फिर यह इसके पीछे कुछ और लॉजिक हो सकता है या फिर ये जंग हारी भी जा सकती है। ट्रंप आने वाले हैं, क्या होने वाला है अगले एपिसोड में कोशिश करते हैं इस गुत्थी को सुलझाने की। इजाजत दें फिलहाल, ख्याल रखें, हो सके कि जानकारी है जो निष्पक्ष है, ये किसी के पक्ष की नहीं है, न शिया की तरफ न सुन्नी की तरफ कोई झुकाव नहीं है। मुझे बिल्कुल आसमान से, रडार से जो सच्ची जमीनी हकीकत नजर आ रही है मैं सिर्फ आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं, एक प्योरली एनालिस्ट की तरह, कोई सेंटिमेंट नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं। इजाजत दें, खुदा।